तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 7 है कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर दिया है 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप इन कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट लेट्स से p, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 1, 3 टू अ पॉइंट, ये रहा अपना q दैट इज 3, 6, -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क लिखा जा सकता है F डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डेल्टा आर कैसे निकाला जाए, ये पॉइंट P रहा, ये पॉइंट Q रहा, तो पार्टिकल को पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ डिस्प्लेस किया जा रहा है बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। तो ये पार्टिकल को पॉइंट P से Q की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस डेल्टा आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करके। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर लिखा जा सकता है एज डेल्टा आर बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल फाइनल एक्स को इनिशियल एक्स से घटाया जाए। तो ये फाइनल एक्स हो गया अपना 3, 6, -2। ये रहा फाइनल आपका कोऑर्डिनेट्स। तो फाइनल क्यू का कोऑर्डिनेट है 3, 6, -2 और इनिशियल पी का कोऑर्डिनेट है -2, 1 एंड 3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल करने पे, तो फाइनल एक्स को इनिशियल एक्स से करें तो 3 -2 आ गया 5i कैप। उसी तरह से फाइनल y को इनिशियल y से करें तो 6 -1 बन गया 5 का j कैप। और उसी तरह से फाइनल z को इनिशियल z से करें तो ये आया -5 का k कैप। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर पता था, इसको पुट किया जाए तो वर्क आ जाएगा। तो फोर्स वेक्टर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दैट इज आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में है 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं डेल्टा आर वेक्टर के साथ दैट इज 5i प्लस बना हुआ है 5j माइनस यहाँ पड़ा हुआ है 5k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3i, 5i से मल्टीप्लाई हुआ 15। उसी तरह से j को j से करें तो -2 इंटू 5 ये हो गया -10 एंड सिमिलरली k को k से करें तो ये बन गया हमारे पास -20। तो यहाँ पे यह आया 15 - 30 विच इज इक्वल टू बन गया -15 जूल करके। तो ये इस फोर्स ने कितना वर्क किया ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेट्स से P पॉइंट से Q पॉइंट। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है तो इसीलिए कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क होता है सिंपल F डॉट डेल्टा आर, और यहाँ में उससे कोई मतलब नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, क्योंकि अगर फोर्स आई कैप जे कैप में है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमेशा इनिशियल और फाइनल पता हो तो फाइनल माइनस इनिशियल से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, उससे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का निकाल लिया चेंज दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स कंपोनेंट निकालना है तो 3 -2 किए, y कंपोनेंट निकालना था 6 -1 किए और z कंपोनेंट निकालना था -2 -3 करके, ये आया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर आ गया, डॉट प्रोडक्ट करते हुए यहाँ पे हमारे पास वर्क डन निकल के आ गया दैट इज -15 जूल। तो ये था 7 नंबर, समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 001 टू पॉइंट 112 अंडर साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। टू फोर्सेस जो है वो दिए हैं, फाइंड द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके कारण जो टोटल वर्क डन निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्स का सम। तो इन दो फोर्स को ऐड करने का मतलब क्या होगा, आई कैप को आई कैप से ऐड कीजिए तो 2i कैप प्लस आई कैप बन गया 3i कैप। जे कैप पार्ट को जे कैप से ऐड किया जाए तो 3j कैप माइनस 2j कैप बन गया प्लस j कैप, और k कैप को k कैप से ऐड करें तो -k प्लस 2k बन गया प्लस k कैप। यह आया फोर्स वेक्टर। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं पॉइंट P से पॉइंट Q। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पार्टिकल को P पॉइंट से Q पॉइंट जब डिस्प्लेस किया जा रहा है,
P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 2 करके। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पार्टिकल को P से Q डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो हम वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेट से S वेक्टर हम लिख सकते हैं एज लेट से फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ लेट से पॉइंट P, इनिशियल पॉइंट P से डिस्प्लेस किया गया। तो यहाँ पे फाइनल Q के x कोऑर्डिनेट को इनिशियल Q के x कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 1 माइनस 0, ये बन गया 1 i कैप। उसी तरह से फाइनल y को इनिशियल y से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 बन गया 1 j कैप। एंड सिमिलरली फाइनल k कैप वाला इनिशियल k कैप से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1 बन गया 1 k कैप। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कांस्टेंट है, फोर्स वेक्टर एक कांस्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, जो ना ही पोजीशन ना ही टाइम के साथ चेंज कर रहा है। देयरफॉर उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन बाय दिस रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा F डॉट S। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा बना हुआ है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो ये पड़ा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारा i को i से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो i कैप वाले कंपोनेंट को i कैप से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 3। उसी तरह से j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 1 1, और k कैप वाले पार्ट को k कैप वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 1। तो 3 प्लस 1 प्लस 1 5, और ये सभी SI यूनिट में है, तो फाइनल आंसर आ गया जूल। तो ये रहा 8 नंबर का इलस्ट्रेशन। चलिए इसे समझाते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक पार्टिकल को शिफ्ट किया जा रहा है पॉइंट P से पॉइंट Q अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टू फोर्सेस, और इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दैट इज इन सभी फोर्सेस का सम सिंपल, जिसमें आई को आई से ऐड करते हैं, जे को जे के ऐड करके और के को के ऐड करके ये हमारा आया नेट फोर्स, जिसने डिस्प्लेसमेंट पॉइंट P से Q ले गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने क्या किया, फाइनल x को इनिशियल x से किया, आई कैप आया, फाइनल y को इनिशियल y से सब्ट्रैक्ट किया, जे कैप आया, और फाइनल z को इनिशियल z से किया, के कैप आया। फोर्स वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आई जे में क्या पता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई जे के में पता है। अब डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके एक स्केलर क्वांटिटी वर्क निकाल लिए। तो ये था इलस्ट्रेशन 8। समझ आ गया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। बिगिनर्स बॉक्स 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है 1, बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ the work done is 25 joules, find the angle which the force makes with the direction of motion of the body। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, वर्क पता है, तो हमें एंगल पूछा है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट S, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं F डॉट S हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा या वर्क डन। अब वर्क का मैग्नीट्यूड हमें दिया है एज 25 जूल, यहाँ पे 25 जूल रख दिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 5 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन रख दिए। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया है 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर रख दिए। कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 50, उसको 25 के नीचे ले गए, बन गया 50। 25 बाई 50 इज 1/2, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1/2 होती है फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा, उस केस में फोर्स ऑफ लेट्स से 15 न्यूटन प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेट्स से 10 मीटर ने कितना वर्क किया होगा, 25 जूल का वर्क किया होगा। तो यहाँ पे बस पूछा था फाइंड द एंगल विच फोर्स मेक्स विद डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बॉडी किस डायरेक्शन मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारा आंसर हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल हो गया जो रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाएगा। ये था 1। समझ आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको समझा देते हैं फिर से। यहाँ पे बोला था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 15 न्यूटन 10 मीटर लग के वर्क 25 जूल करता है। तो वर्क का सिंपल फॉर्मूला F डॉट S,
कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो एफ डॉट एस कर दिया जाए, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड 5, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 10, थीटा निकालना है, वर्क है 25, यहाँ से कॉस थीटा आया, ये 50 25 के नीचे गया तो 25/50 बन गया 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट का आंसर 60 डिग्री। ये था 1, समझ आया। बिगिनर्स बॉक्स 1 के क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इन फिगर 1, ये रहा फिगर 1, मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg, 15 kg कैरी करके 2 मीटर बॉडी को लेके मैन लेफ्ट वर्ड्स मूव करता है। इन फिगर 2, ये रहा फिगर 2 सिचुएशन, ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, इस रस्सी को खींच के ये लेफ्ट वर्ड्स मूव कर रहा है। रोप गोज ओवर अ पुल्ली, रोप इस पुल्ली से होते हुए कुछ ऐसे अटैच्ड है, एंड अ मास ऑफ 15 kg, यहाँ पे भी 15 kg का मास है, इस केस में भी हैंग्स एट इट्स अदर एंड, इन विच केस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ग्रेटर। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन में देखा जाए तो ग्रेविटी जो mg फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा पीछे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे आपका लेट्स से वर्क डन है ना, अगर कैलकुलेट करें ग्रेविटी के द्वारा तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी फोर्स में एंगल 90 डिग्री है फर्स्ट केस में, तो 90 डिग्री होने के कारण वर्क का फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा हो गया 90, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रेविटी का वर्क डन इन फर्स्ट केस हमारा निकल के आ गया 0 जूल। अब उसी तरह से आते हैं इस सेकेंड केस में ग्रेविटी के कारण वर्क डन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा सकता है ग्रेविटी mg नीचे लगेगा विच इज इक्वल टू 150 न्यूटन, मास है 15 kg तो 15 इंटू 10 150 आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है ये आदमी ने इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर, तो हम कह सकते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन के कारण इस स्ट्रिंग में भी ऊपर की तरफ सेम डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज 2 मीटर का, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है 180 डिग्री बनाते हुए, देयरफॉर mg फोर्स तो आ गया 150, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 और cos 180 -1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया -300 जूल, तो -300 जूल का मतलब इन दोनों में अगर बात की जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी किस में बड़ा है, तो ये 0 जूल है और ये आपका -300 जूल है, तो हम कह सकते हैं 0 जो होगा वो -300 से बड़ा होगा, देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी किस में बड़ा है, फर्स्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटी बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं केस 1 में ना ग्रेविटी का वर्क डन बड़ा है, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव में आया है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे है। एक 15 kg मास को यह आदमी लेफ्ट वर्ड्स मूव करता है लेट्स से, तो एंगल जो है वेट और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री है, जिसकी वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी एफ एस कॉस 90 0 जूल आ जाएगा, और इस सिचुएशन में आदमी एक रस्सी से कनेक्ट होके इस पुल्ली से कनेक्ट करके इस 15 kg मास को लेफ्ट डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट खींचेगा, तो इस रस्सी में भी 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 150 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट है ना 2 मीटर कराएगा, तो वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा माइनस में आएगा 300 जूल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है किस में बड़ा होगा, तो फर्स्ट में। और अगर आंसर देखेंगे हम तो आंसर में लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे सेकेंड केस में वर्क इज लेट्स से ग्रेटर, वर्क इज टू बी डन ग्रेटर अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, तो इन केस 2 हम बोल सकते हैं इन केस 2 लेट्स से ग्रेटर वर्क is to be done against the force of gravity, against the force of gravity। तो सेकेंड केस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट कंपेयर टू फर्स्ट के केस में। फर्स्ट में हमें
लेट्स से वर्क डन 0 था, यहाँ पे -300 मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ रहा है। तो बस पूछा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी ज्यादा किस में है, आंसर होगा 1। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ज्यादा किस में है, वो आ जाएगा आंसर 2। तो ये है 2 नंबर। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स F as shown so that block moves with a constant velocity through a distance d given that ground is rough with coefficient of friction mu। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस केस में पूछा है वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स F। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट, सो दैट ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस d सच दैट कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स इसमें जीरो होना चाहिए, मतलब जो फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स आएगा वो बैलेंस कर जाना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं इसमें, तो ये कंपोनेंट F cos थीटा ऊपर की तरफ निकल के आया हमारे पास F sin थीटा, नीचे इसका वेट बन गया mg, और हम कह सकते हैं सरफेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो रोल प्ले करेगा वो पीछे की तरफ आएगा। अब बैलेंस कर गया है मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा n वो ऊपर ग्राउंड के द्वारा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने जाएं y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, दैट इज n प्लस एफ साइन थीटा हमारा बनेगा mg, दैट इज n इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं mg माइनस ये बन के आया f का साइन थीटा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, F इज इक्वल टू फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं F cos थीटा। तो यहाँ पे बोला गया है वर्क डन कितना होगा विद अ कांस्टेंट फोर्स इन पुलिंग अ डिस्प्लेसमेंट लेट्स से थ्रू अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस d करके, तो फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन इज इक्वल टू ये बनने चला गया F cos थीटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बना म्यू एन की वैल्यू मेरे पास बन के आ गई mg माइनस यहाँ पे कहला सकता है f साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में बनने चला गया हमारे पास f का cos थीटा। तो इसे अब सिंप्लीफाई किया जाए, ये आ गया निकल के म्यू mg माइनस ये बना म्यू f का साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में बन रखा है f cos थीटा। इस म्यू एफ साइन थीटा को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाऊं तो यहाँ पे f कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बचा हुआ है म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में हमारा बचेगा म्यू टाइम्स mg। तो यहाँ से वो फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स इज इक्वल टू बन के आ गया mg डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है म्यू साइन थीटा प्लस लेट्स से कॉस थीटा। अब अगर हम बात करें वर्क, इसने कितना वर्क किया इस फोर्स ने, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा F डॉट एस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में बोला गया है, d डिस्टेंस मूव किया तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा है, तो ये बन गया F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इस F का मैग्नीट्यूड यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा एज F इज इक्वल टू म्यू एम जी, या फोर्स तो म्यू एम जी इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में हो गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास क्रिएट हो जाएगा एज म्यू साइन थीटा प्लस हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा। हमें आंसर किस में लाना था, म्यू डी थीटा इन सब में, एम में है ना, एफ हटाना था। अगर आप ऑप्शन देखेंगे आंसर इसका, तो आंसर में हमें आंसर में एफ हटा के म्यू एम डी थीटा के टर्म्स में आंसर लाना था। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक बॉडी है, बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स ने डी डिस्टेंस मूव किया और कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी को मूव कराया। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दिया जाए, तो यहाँ पे एफ का एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन कंपोनेंट एफ साइन थीटा।
ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट mg, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो f cos थीटा हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन के बराबर, और f sin थीटा प्लस नॉर्मल लिखा जा सकता है mg, तो नॉर्मल है mg माइनस f sin थीटा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n लिख दी जाए इज इक्वल टू f cos थीटा, n की वैल्यू यहाँ से रख दिया mg माइनस f sin थीटा इक्वल टू f cos थीटा, ब्रैकेट खोला, म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा इक्वल टू f cos थीटा। इस म्यू f sin थीटा को राइट साइड ले गया, ये बन गया f कॉमन निकल के म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से एफ आया म्यू एम जी बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट पता और इन दोनों के बीच एंगल पता है, तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, उस एफ की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, तो ये आ गया उस फोर्स के कारण वर्क डन। ये था 3 नंबर, आएगा समझ आए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x2 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स 2x, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है नहीं। कांस्टेंट फोर्स होता तो हम लेट से यहाँ पे एफ डॉट डेल्टा एस कर देते हैं सीधा, पर क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो बॉडी है ये एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, जिसका इनिशियल पोजीशन आपका x इक्वल टू x1 है और फाइनल पोजीशन कहा गया है x इक्वल टू x2 तक मूव करते हुए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है F डॉट, कहा जा सकता है फोर्स x है, मतलब फोर्स आपका अलोंग द x एक्सिस लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द x एक्सिस हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट लेट से dr करके कहा जाए। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में है, फोर्स भी x एक्सिस में है, तो सीधा F dx cos 0 बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में होने के कारण। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बात करूं, ये दिया हुआ है 2x और डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं लेट्स से फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, ये फोर्स कांस्टेंट मान लिया जाए और इनिशियल पोजीशन बोला गया है x1, फाइनल पोजीशन है x2, तो यहाँ पे लिमिट लगाते हुए x1 से x2, यहाँ से 2 आया बाहर, इंटीग्रेशन में बच गया x dx, लिमिट रखी जाए x1 से x2, ये बन गया 2, x का इंटीग्रेशन बनने गया एक्स स्क्वायर बाई 2 विद लिमिट हम बोल सकते हैं x1 से x2। इसे सिंप्लीफाई किया जाए, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट रखते हैं x2 स्क्वायर, लोअर लिमिट रखी जाए x1 स्क्वायर, ये आया इस वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन। चलिए क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन है हमारा एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2x। अब ये फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो किया x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स अलोंग x एक्सिस, क्योंकि 2x करके है, डिस्प्लेसमेंट भी x1 से x2 मतलब x एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0, f dx cos 0 हो गया, f है 2x dx हो गया, तो 2x dx का हम बोल सकते हैं 2 बाहर आया, x dx बन गया लिमिट x1 से x2, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल किया, x1 से x2 इसे लिख दिया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके x2 माइनस x1 इंटू एक्स टू प्लस x1 लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे आंसर यहीं तक सही है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, फोर्स F इक्वल टू 10 प्लस 0.5x acts in x direction, x is in meters, find the work done by this force during a displacement from x equal to 0 to x equal to 2। तो वर्क का फॉर्मूला लिखा जा सकता है F डॉट लेट से dx, क्योंकि फोर्स x एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में है, और क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन अप्रोच चलेगा, और क्योंकि फोर्स भी x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट ds में f और ds के बीच एंगल 0 है, तो f dx cos 0। अब फोर्स है हमारा वेरिएबल फोर्स गिवन एज 10 प्लस 0.5x इंटू dx, और लिमिट x की बोली गई है 0 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे x के लिमिट 0 से हम बोल सकते हैं 2 बन जाएगी। अब इसे इंटीग्रेट किया जाए तो ये 10 बार आया, इंटीग्रेशन बच गया dx प्लस सिमिलर वे में 0.5 कांस्टेंट बाहर आया, x का इंटीग्रेशन हो गया x dx। अब यहाँ पे लिमिट रखने जाएं तो यहाँ पे x के लिमिट बोली गई है 0 से 2, यहाँ पे भी लिमिट रख दी जाए 0 से 2, ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू 10
dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट 0 से 2 प्लस यहाँ पे बन गया 0.5, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा हमारा 0 से लेके 2 तक, ये हमारा बन गया 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें 2 माइनस 0, 0.5/2 ये बन गया 0.25, फिर अपर लिमिट रखता हूँ x की जगह 2 और लोअर लिमिट 0, ये हमारा बन गया 10 इंटू 2 20, यहाँ पे आया 0.25 इंटू 4 विच इज 1, तो 20 प्लस 1 हम कह सकते हैं आंसर आ गया हमारा फाइनली निकल के 21 जूल। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा है। इन क्वेश्चंस में आपको बस इंटीग्रेशन बेसिक करना है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, फोर्स एक्स एक्सिस में, तो वर्क का फॉर्मूला एफ डी एक्स कॉस जीरो। अब फोर्स है 10 प्लस 0.5 एक्स डी एक्स और कॉस जीरो हम जानते हैं 1 हो गया, तो यहाँ पे 10 बाहर आया, इंटीग्रेशन dx बचा, 0.5 बाहर आया, x dx बचा। अब dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 2 क्वेश्चन में गिवन है, 0 से 2 तक है, और यहाँ पे 0.5 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी जाए तो 2 माइनस 0, और सिमिलरली 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कर दे तो 2 स्क्वायर हो गया हमारा 4, और यहाँ पे 10 इंटू 2 आया तो 20 प्लस 1 21 जूल, योर आंसर।